चलो, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। भाइयों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा 9वां आप कह सकते हो पाठ बोल सकते हो या फिर एक नाटक कह सकते हो, रीढ़ की हड्डी। अच्छा, जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी तक हमने हमारे लगभग सारे चैप्टर्स स्टार्टिंग से कंप्लीट कर चुके हैं। 10th लोक भारती का फुल का मतलब बस कुछ चैप्टर्स है जो हमने मतलब जो पूरक पठन है उन्हें ही हमने ऐसा होल्ड पे रखा है। ऐसे नहीं है कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा तो आपको पढ़ाऊंगा ही, लेकिन हम लास्ट में लेंगे क्योंकि उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है मित्रों। अच्छा, रीढ़ की हड्डी, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, रीढ़ की हड्डी बहुत ही सुंदर पाठ माना जाता है। ये दरअसल ये इसलिए पाठ माना जाता है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक औरत के मतलब आप बोल सकते हो महिला सशक्तिकरण को दर्शाया है, वेमेन एम्पावरमेंट को दर्शाया है। समझ रहे हो? इसमें यह बताया गया है कि एक महिला की भी अपनी सोच हो सकती है, एक महिला की भी अपनी इच्छा हो सकती है, एक महिला की भी अपना सम्मान हो सकता है, एक महिला की भी अपनी जिम्मेदारी हो सकती है। किसी भी महिला के इच्छा का हरण करके आप उसको अपने हिसाब से नहीं चला सकते, वो भी इसमें बताया गया है। अब आपको लगता होगा कि सर जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक पे ही पहले आधे घंटे बकवास करते हैं। अब आप लोग को यही लगता होगा, लेकिन अपनी सोच को घटाओ और अलग सोच रखो कि मैं इसको ये सब आपको इसलिए बताता हूं कि जो टॉपिक्स के बारे में मैं बताता हूं उसी टॉपिक्स पे आपका इसी चैप्टर्स के पैसेज का सोमत आएगा जो कि 2 मार्क्स का रहेगा। समझ रहे हो? 2 मार्क्स मतलब बोर्ड में देखा जाए, समझ रहे हो, 2 मार्क्स मतलब बोर्ड में देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज होती है। क्लास 0.40% होता है 2 मार्क्स, और इससे अगर आप 2 समझ छोड़ दो, समझ लो आप 1% कम हो गए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो रीढ़ की हड्डी अगर हम आगे बढ़ते हैं, रीढ़ की हड्डी बहुत सुंदर पार्ट है। रीढ़ की हड्डी मतलब लिख लो स्पाइन, स्पाइन लिख लो, वर्टिब्रल कॉलम लिख लो, समझो उसी को बोलते हैं। इसके लेखक जो हैं जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ये भी बहुत बड़े लेखक रह चुके हैं। 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ मतलब सीनियर साहित्यकार मतलब लेखक और सांस्कृतिक पुरुष थे। सांस्कृतिक मतलब संस्कारों को मान देने वाले, संस्कारों को मान देने वाले। अपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने के महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन्होंने। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित मतलब आपको आज भी इसी रूप में देखा जाता है, इसीलिए सम्मान से नवाजा जाता है। प्रमुख कृतियां कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में आपने समझा कि कितने कैसे ये लेखक हैं और कितने सुंदर तरीके से इन्होंने एक एक चीज़ों को अपनी नस नस में उतारा है। चलिए शुरू करते हैं। नाटक शुरू करने से पहले जरा नाटक के पात्र देख लिया जाए। उमा सुशिक्षित युवती, रामस्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की माँ, शंकर युवक, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता, रतन रामस्वरूप का नौकर। ये सब आपको क्लियर हो गया कि कौन किसके माँ बाप हैं। अच्छा, इस नाटक का मैं आपको एक आउटव्यू दे दिया हूँ। मैं इसमें आपको पहले बता दिया हूँ, यहाँ महिला सशक्तिकरण को दिखाया गया है। आप लोग पहले की प्रथा जानते थे कि अगर आपको अपनी नौजवान बेटी की शादी करनी है तो ऑब्वियसली हम लड़की वाले कभी नहीं जाते, लड़के वाले लड़कियों को देखने आते थे। ये सोच कहीं ना कहीं इस पाठ में बताया गया है। दूसरी सोच कि लड़कियों का चाजितिकरण किया जाता था। चाजितिकरण मतलब ऑब्जेक्टिफाई, मतलब जैसे आप दुकान में चीज़ों को दिखाते हो कि ऐसी है वैसी है, तो वैसे औरतों को बताया जाता था, लड़कियों को पहले बताया जाता था शादी के समय। उस मुद्दे के बारे में भी इस पे बात की गई है। तीसरी बात, दहेज के बारे में बात की गई है कि किस तरह से दहेज की वजह से लोगों के रिश्ते टूटते हैं, लोगों के रिश्ते जुड़ते हैं। तीसरा और चौथा, भ्रष्टाचारी की बात की गई है। तो यही कुछ बात की गई है और पाठ ये बहुत ही सुंदर है। आप लोग पढ़ोगे तो ही आपको पता चल जाएगा।
मैं कैरेक्टर्स का नाम नहीं लूँगा पढ़ते समय, मैं आपको समझाऊंगा। आप लोग को अपने सामने टेक्स्ट बुक खोल के रखना है और जो मैं बोलूँगा आपको मेरी बातों को ध्यान देना है। एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर उधर बिछा दे साहब। और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है, क्या हुआ? तो समझ लो, ये आपको पहला सीन बताया गया है, किस तरह से पहले सीन को प्रेजेंट किया जा रहा है, आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ क्या बताया गया है कि पहले घर का सिरा बताया जा रहा है कि घर में कैसे तैयारी हो रही है, लड़के वाले देखने आ रहे हैं। किसको? लड़की को, क्योंकि लड़की का ब्याह करना है तो ऑब्वियसली लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो उनको प्रसन्न करना पड़ेगा ना। अगर लड़के वाले प्रसन्न होंगे तभी तो उसके बेटी के साथ शादी करेंगे। इसीलिए नौकर रतन को लेकर सब सामान ठीक किया जा रहा है। तख्त मतलब आप बोल सकते हो लकड़ी का, आप बोल सकते हो बेड, लकड़ी का पहले बेड होता था गांव में, उसको हम लोग तख्त बोलते थे। तो वो रखा जा रहा है और बच्चे उसको पढ़ और सॉरी, तो वो तख्त रखा जा रहा है और सब सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। और रतन कुछ मतलब अजीबोगरीब प्रश्न करता है, तो उसपे उसको दो बात भी सुननी पड़ती है अपने मालिक से। साथ ही साथ मालिक गोपाल प्रसाद जी ये भी बोलते हैं कि सॉरी राम स्वरूप जी ये भी बोलते हैं कि जाओ और क्या ले आओ, जाओ और हारमोनियम ले आओ। कहाँ से? उनके पत्नी के कमरे, बीबी जी के मतलब बेबी जी के, उनके कमरे से क्या ले आओ? हारमोनियम ले आओ। तो वहाँ उस तब तक गोपाल राम स्वरूप की पत्नी भी आ जाती है जिसका नाम है प्रेमा। क्या बोलती है? लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करने नीचे लाना। तो समझो, तो प्रेमा क्या बोल रही है? अच्छा आप बोल रहे हो लड़के वाले आ रहे हैं तो बेटी को तो नीचे लाना पड़ेगा सजा धजा के, लेकिन आपकी बेटी तो मुंह फुलाए बैठी है। मुंह फुलाना मतलब उदास होना, मुंह फुलाना मतलब उदास होना, मतलब वो तो उदास बैठी है, वो मेकअप वगैरह नहीं करवा रही है और इसी तरह रहेगी तो उसकी शादी में अड़चने आ सकती हैं। तो फिर देखो आगे क्या बोलता है। अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने मतलब बन ठन की। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो और लड़का बाप से तो लड़का सवा से। बीएससी के बाद, बीएससी मतलब विज्ञान स्नातक। देखो तुम लोग को एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ। बीएससी मतलब क्या होता है क्लास? बैचलर ऑफ साइंस। बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये सब फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम होगा। तो ये जो बैचलर होता है ना, बैचलर शब्द की हिंदी होती है स्नातक। बैचलर शब्द की हिंदी क्या होती है? स्नातक। समझो, स्नातक। और जो फिर आपको विज्ञान का तो मालूम होगा, तो यहाँ बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस मतलब विज्ञान स्नातक। ठीक है। तो बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ बताया गया है उमा क्यों उदास है। तो फिर बाद में रामस्वरूप पता चलता है कि जी हाँ, उसकी उदासी के कारण मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी उमा पढ़ी लिखी है, मैं भी जानता हूँ। समझ लो, मेरी बेटी उमा पढ़ी लिखी है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जिसके यहाँ मैं रिश्ता तय कर रहा हूँ और आज के जितने भी लड़के वाले हैं उनके माँ बाप यही सोचते हैं, लड़के वाले यही सोचते हैं कि जो लड़की से उनके बेटे या फिर जो भी रिश्तेदार की शादी हो वो लड़की कम पढ़ी लिखी रहनी चाहिए। अब इसका कारण क्लास आप जानते हो क्यों? क्योंकि अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो उसको अपने कायदे, अपने कानून के बारे में नहीं पता रहेगा। तो इससे क्या हो सकता है कि ससुराल वाले लड़की पर जुल्म भी करें और वो किसी के पास भी ना जाए, और वो लड़की पे जितना भी जुल्म करे, जितना भी जो मतलब जितना भी उसको फोर्स करे वगैरह करे, या फिर उसको दबा के रखे, चुपचाप रखे। क्योंकि अगर एक पढ़ी लिखी लड़की रहेगी उसके साथ दुर्व्यवहार कर पाना असंभव है।
उसका कारण ये है कि कोई लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो उसको अपने रूल्स, अपने राइट, अपने अधिकार मालूम है। अगर उसको कोई ताड़ना करता है, उसका अगर कोई ताड़न करता है तो वो पुलिस या कानून की मदद ले सकती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। उसे शिक्षा दी गई है कि तुम्हारे साथ भारत में कानून है। लेकिन जो पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, उनके दिलों में सिर्फ एक ही बात डाली जाती है कि तुम अपने ससुराल जा रही हो, ससुराल का जो तुम्हारा पति है वो तुम्हारा देवता है, और जो सास ससुर है उनके तुम बिना कहे हुए अप्रत्यक्ष रूप से नौकरानी हो। तुम एक ससुराल की अप्रत्यक्ष रूप से नौकरानी हो। यही गांव की लड़कियां या फिर पढ़ी लिखी जो लड़कियां नहीं रहती, उन्हें यही बताया जाता है कि यू आर इनडायरेक्टली अ स्लेव फॉर देम। ठीक है। और जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो तो उनको दे आर नॉलेजेबल। तो यही रामस्वरूप का सोच था कि ये लोग जो लड़के वाले रहते हैं खुद बड़े बड़े डिग्री लेकर, खुद बहुत पढ़े लिखे रहते हैं, सभा सोसाइटी मतलब समूहों में बैठते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग समूह में बैठते हैं, लेकिन इनको लड़की कम पढ़ी लिखी चाहिए, जैसे वो उस पर अपनी धौंस जमा सके। और रामस्वरूप ये भी बोलते हैं। तो फिर जब उसकी माँ प्रेमा प्रश्न करती है कि लड़का कितना पढ़ा है, लड़के के पास कितना ज्ञान है, तो रामस्वरूप बोलता है लड़का बीएससी किया है, मतलब बैचलर ऑफ साइंस डिग्री है उसके बाद, और लखनऊ में ही पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। और बोलता है शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है। मतलब लड़का भी मजबूरी के कारण मजबूरन शादी कर रहा है, क्योंकि लड़का भी शादी करना नहीं चाहता, वो अभी पढ़ना चाहता है। रतन, बाबूजी बाबूजी, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। हाँ, आइए आइए। हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, टांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। हाँ। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टी है? शंकर मतलब जिस लड़की की शादी उमा के साथ होने वाली है। तो जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड मतलब सप्ताहांत। सप्ताह लिखो, देखो सप्ताह लिखो प्लस अंत तो क्या हो जाएगा, सप्ताहांत। ठीक है जी, कॉलेज की छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। जी यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल, हाँ। जी एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन मतलब आप समझ सकते हो किस बात की है। अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए बस। अंडरलाइन दिस वर्ड बिजनेस, अंडरलाइन दिस वर्ड बिजनेस। इसके बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ। बिजनेस, ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, आप समझिए। तो अब जैसे आप लोग देख रहे हो, लड़के वालों का आगमन हो चुका है, लड़के वाले घर में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ बात हो रही है किसकी? अब यहाँ बात हो रही है कि ये पहले तो जो राम स्वरूप जी हैं, लड़की के पिता, वो अपने दामाद, होने वाले दामाद से ये प्रश्न करते हैं कि छुट्टियां वगैरह, मतलब उसका हाल चाल पूछते हैं, और उसके बाद बात शुरू हो जाती है बिजनेस की। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे बिजनेस क्या होता है? मित्रों, यहाँ दहेज को इनडायरेक्टली बिजनेस कहा गया है। और बाद में जब वो बोलते हैं कि बिजनेस की बात हो जाए, लड़के वाले बोलते हैं बिजनेस की बात हो जाए, तो राम स्वरूप बोलते हैं थोड़ा चाय नाश्ता कीजिए, फिर बिजनेस की बात होगी। बिजनेस मतलब क्या समझ रहे हो ना आप? दहेज, पैसा। ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। यह सब आपके तकल्लुफ करते हैं। तकल्लुफ मतलब बहाने, तकल्लुफ मतलब लिख लो बहाने। हाँ। तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ मतलब आगमन, तशरीफ़ मतलब आना। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आया हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर बैकबोन हैं, आखिर आप माने नहीं। हाँ। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी
लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो आप समझ सकते हो ना किस तरह से यहाँ बात क्या हो रही है। यहाँ बात की जा रही है मित्रों, पहली तो दहेज की बात हुई। तो दहेज की बातों को पहली बात जब गोपाल प्रसाद ने दहेज की मांग की, तब राम स्वरूप ने उन्हें पहले तो बहाने बनाए, मतलब तकल्लुफ कैसे, मतलब कहते हैं ना कोई जल्दी पैसा देना नहीं चाहता। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि क्या आप बहाने बना रहे हैं, अगर हो सके तो जल्दी दे दीजिएगा, हमें भी आराम मिल जाएगा। तो गोपाल प्रसाद क्यों, क्या हुआ, तो ये सब प्रश्न आप जानते हो। तो फिर उसके बाद जो राम स्वरूप बोलता है, तो फिर गोपाल प्रसाद जो बोलते हैं कि तुम्हारी तुम्हारी बैकबोन बहुत कमजोर है, मतलब जो सीधा नहीं बैठता, जो शर्माता है। वहां शंकर शर्मा रहा था, लेकिन तो भी उसके पिता उसको क्या बोल रहे थे कि कमर सीधी करके बैठो, शर्माने की इसमें क्या बात है। लेकिन यहाँ सब अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली बताया गया है। तभी राम स्वरूप उससे प्रश्न करते हैं तो आपको कैसी चाय चाहिए, हिंदुस्तानी चाय चाहिए कि विलायती चाय चाहिए। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं नहीं नहीं, आधा कप चाय दे दो, आधा कप दूध दे दो और थोड़ी सी चीनी दे दीजिएगा, लेकिन चीनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उनका बेटा शंकर कहता है सुना है कि अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर सरकार टैक्स लगाएगी। टैक्स मतलब आप सब जानते होंगे, आयकर। सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। वह क्या, खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी नहीं करेंगे। राम स्वरूप वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई बिल्कुल। वाकई मतलब बिल्कुल। आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। बेढब मतलब जिसकी कोई इज्जत नहीं, जो कि बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता ही नहीं था। लीजिए चाय आ गया। तो बेढब मतलब आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल, आप समझ सकते हो। मैं आपको एक शब्द है, मैं आपको बाद में देता हूँ, पे ध्यान दीजिए। पहले क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे, कि बोलना चाहते हैं गोपाल प्रसाद जी बोलना चाहते हैं कि अगर सरकार किसी पे भी टैक्स लगा दी, उसको उनको सॉरी सरकार को कुछ फायदा नहीं होगा, चाहे वो जिस पे भी टैक्स लगा दी। लेकिन अगर सरकार मुनाफा कमाना चाहती है, अगर सरकार पैसा कमाना चाहती है, तो उसे खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये खूबसूरती पर टैक्स क्यों? अरे भाई लोग, खूबसूरती खूबसूरती मतलब अच्छा दिखना। और आज तो आप समझ लीजिए, आज आधे से ज़्यादा पब्लिक, भारत की बात करूँ चाहे पूरे विश्व की, वो अपने आप को निखारने में लगी है। समझो, टीवी में इतने सारे प्रचार आते हैं, लोग उसे लेते हैं, ठीक है, और अगर किसी से फायदा नहीं होता तो लोग उसे बदलते हैं। वही सरकार बोलना चाहती है कि जो खूबसूरती के सामान है, इस पे चाहे सरकार चाहे जितने भी टैक्स बढ़ा दे, सरकार खूबसूरती के सामान पे चाहे जितना भी टैक्स बढ़ा दे, तो भी उसे लोग लेंगे, क्योंकि सबको अपनी खूबसूरती निहारनी है और इससे सरकार कमा सकती है। ऐसे कौन बोला? गोपाल प्रसाद, और राम स्वरूप भी उसका सपोर्ट कर रहा था। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना। यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। निहायत मतलब बेशक, निहायत मतलब बेशक। और जायजा तो मिल ही गया होगा। जायजा मतलब जन्म पत्र, वहाँ अर्थ दिया है, जायजा मतलब जन्म पत्र। जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ यही बताया गया है कि जब राम स्वरूप ने प्रश्न किया, राम स्वरूप ने शंकर जो उनके दवा से प्रश्न किया कि आपको क्या लगता है कि आप जिससे शादी कर रहे हैं, या फिर कभी भी अगर कोई लड़के वाले लड़की से रिश्ता मांगने जाते हैं लड़कियों वालों से, या फिर रिश्ता देखने जाते हैं, तो क्या उनका जो जजमेंट होता है, क्या उनका मतलब जज ऑब्वियसली जज की जाती है कि लड़की अच्छी है, लड़की मतलब सर्वगुण संपन्न है कि क्या उस सर्वगुण संपन्न में खूबसूरती भी होनी चाहिए? तो शंकर बोलने से पहले ही उसके पिता उसकी बात काट दिए, बिल्कुल, बेशक, बकायदा लड़की सुंदर होनी ही चाहिए। तो ऐसे किसने बोला है? पहले ही गोपाल प्रसाद ने बोल दिया है। और ये बोला है जायसा तो आपने लिया होगा, जायसा मतलब जन्मपुत्र, और ये जन्मपत्र, और वो बोले कहाँ है? तो गोपाल प्रसाद राम स्वरूप बोलते हैं कि उसे तो मैंने ठाकुर जी मतलब जो पंडित है उन्हें दे दिया है कुंडली निकालने के लिए। आप लोग समझे? यहाँ तक पक्का सबको समझ में आया ना?
तो बाद में बोलना मत सर नहीं समझ में आ रहा है, सब ऊपर से जाया था। लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। तो इसके बारे में पहले राम स्वरूप ने जिक्र किया था कि गोपाल प्रसाद है, उन्हें वो खुद बड़े बड़े वकीलों के साथ घूमते हैं, उनका खानदान बड़ा विद्वान है, लेकिन फिर भी उन्हें लड़की कम पढ़ी लिखी चाहिए, क्योंकि सिलाई पुराई ये अक्सर कम पढ़ी लिखी वो लड़कियां ही करती है, और जब अगर कम पढ़ी लिखी लड़की है तो उस पर आप अपना दौर जमा सकते हो, समझ रहे हो, इसलिए उन्होंने ऐसी मांग की। हाँ हाँ, मेज का एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर से दरवाजा की तरफ मुंह कर जोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। तो पहले के लोग, आप लोग जानते होंगे, आज भी अगर आप पूजा वगैरह करते हो तो उसमें भगवान को पान चढ़ाया जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान पान खाते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में मिठाई वगैरह ऐसा कुछ थी ही नहीं, समझ रहे, मिठाई वगैरह इतने जो आज नए नए प्रकार की मिठाई आ रही है, नए नए मिश्रणों की मिठाई आ रही है, ये सब की कला पहले के लोग जानते ही नहीं थी। पहले की कला लोग पान जानते थे, पान का पत्ता बहुत मीठा होता है, तो इसीलिए तो पहले की स्टोरी है, इसीलिए यहाँ पान का जिक्र किया गया है। तो और उस समय उसका चेहरा ऊपर से उठ जाता है, ठीक है, और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। तो उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। तश्तरी मतलब थाली, जो ट्रे होता है। उस समय उसका चेहरा ऊपर से उठ जाता है, मतलब जो चेहरा है ऊपर से उठ जाता है, तो चेहरा दिखने लगता है, लेकिन जब उन लोग देखते हैं तो उस पे उनको सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। जो लड़की है उसने सुनहरी रिम वाला चश्मा पहनी है। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? राम स्वरूप जी, वह पिछले महीने, बहाना बना रहे, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लगी थी और कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा है। पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ? तो ऐसे गोपाल प्रसाद अपने आप को कंफर्म करवा रहा है। तो जब पान मंगवाए तो जानबूझ के इन्होंने, राम स्वरूप ने पान मंगवाया, क्योंकि लड़की पान लेके आएगी। तो जब इन्होंने पान मंगवाया तो जो प्रेमा ने अपनी बेटी उमा को पान की तश्तरी, पान का ट्रे देके बोला कि जा बेटी ट्रे लेके जा। और जब उमा आई सबके सामने ट्रे लेकर, तो ठीक था, तो सबको पान दिया, लेकिन जब थोड़ा सा उसका चेहरा उठा तो बाप बेटी जो आए थे, गोपाल प्रसाद और शंकर, ये दोनों ने क्या देखा? ये दोनों ने देखा कि कहीं ना कहीं उस लड़की ने सोने का सुनहरी रिम मतलब मालूम है, जो चश्मा का ग्लास रहता है उसके ऊपर जो लोहे का कोटिंग रहती है, कोटिंग नहीं आप बोल सकते, जो लोहे का बॉर्डर होता है उसको हम रिम बोलते हैं, तो सोने के रिम वाला चश्मा था। अब ये दोनों वो देख के चौंक गए कि घरेलू जो पढ़ी लिखी लड़की नहीं है उसमें चश्मा की क्या जरूरत, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा चश्मा तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे लगाते हैं। तब गोपाल प्रसाद ने प्रश्न किया, कहीं ये पढ़ने लिखने वाली लड़की तो नहीं है? तो लेकिन राम स्वरूप वापस उसको दिलासा दे रहे थे कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो इसकी आंखें पिछले हफ्ते दुखने लग गई थी, इसीलिए मैंने इसे कहा था चश्मा लगाने को, कि चश्मा लगाएगी तो दर्द थोड़ा कम होगा। अच्छा, यहाँ देखिए ना, पढ़ाई वढ़ाई शब्द, इसको अंडरलाइन कीजिए, लिखिए युग्म शब्द।